नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए। सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य के प्रति धुन सवार हो जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है सोच, है ना। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए सोचना अच्छी चीज़ें हैं और सोच से ही इंसान क्या होता है, कोई आईएएस बन जाता है और कोई बहुत छोटे लेवल में ही रह जाता है या तो नहीं भी ले पाता है। सब होता है, सोच का खेल होता है। एक चीज़ ये याद रखना है आपको, जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं वो भी उतना ही मेहनत करते हैं और जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो भी उतना ही मेहनत करते हैं, ठीक है। बस फ़र्क होता है क्या, सोच का फ़र्क होता है। इसलिए अच्छे चीज़ें सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संचित होती है, तो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना एटीपी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। फिर समझिए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना एटीपी ऊर्जा निकलती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। इसे याद ऐसे रख लीजिए ताकि आप भूले नहीं। बिहार में कितना जिला है, 38 जिला है। तो यहीं से रिलेट कर लीजिए कि ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अच्छा, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ क्वेश्चन में दिया है लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। 0.62 सेंटीमीटर एवं 0.623 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट को खोल सकता है जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है, ठीक है। 150 न्यूटन बल के द्वारा वो नट को खोलता है, उसमें क्या करता है, 40 सेंटीमीटर लंबे लीवर का प्रयोग करता है, ठीक है। यदि वह इस नट को 50 न्यूटन बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, 150 न्यूटन बल का प्रयोग करता है जब उसका नट को खोलने के लिए, तो फिर कितना का 40 सेंटीमीटर लंबे लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। तो आगे पूछा कि 50 न्यूटन बल अगर यूज करते हैं तो कितना लीवर हत्थे की कितना लंबा जो है लीवर हत्थे का प्रयोग होगा, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, दोनों इक्वल करके इसको कैलकुलेट करिए। 50 दिया 150, 40 दिया 120, यानी x बराबर आ गया 120 सेंटीमीटर में ना। ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ, तो सेंटीमीटर में ये 120 सेंटीमीटर। तो आंसर दिया है मीटर में, तो 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए क्या लिखा है, एक पुल से, तो मानिए एक पुल ये है मान कर चलिए, ठीक है। एक पुल से एक पत्थर को नदी में, अब यहाँ पर कोई है जो कि एक पत्थर को नदी में, यहाँ नदी है, नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लगता है, यानी कि यहाँ से अगर एक पत्थर को छोड़ा गया तो इसको स्पर्श करने में 5 सेकंड लगता है, तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको, और आगे क्या दिया है आपको, दिया हुआ गुरुत्वीय त्वरण g बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जहाँ g जो है ये क्या है, ये g गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो इसको क्या है, ऊंचाई निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो u क्या है, प्रारंभिक वेग जो है, जैसे कि यहाँ से कहीं ऊपर से छोड़ा गया है तो प्रारंभिक वेग क्या है, इसका 0 है।
तो ये जीरो होगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ गुरुत्वीय जी मतलब गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो उसका मान कितना है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान है 9.8, ठीक है, गुना टी स्क्वायर, तो टी समय कितना देगा 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 से यहाँ काटेंगे तो 49 से कटेगा, ठीक है, दशमलव है ना, 4.9 है। अब 25 गुना 4.9 कीजिए तो 25 नमा 225, बाकी कितना 22, 25 चौके 100 और 22 यानी 122, ठीक है, दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ बैठा दीजिए, यानी कि 122.5 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 122.5 मीटर। नेक्स्ट है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलना है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कभी आपको सेल्सियस में दे देगा केल्विन में बदलने के लिए पूछा, कभी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने दे देगा, तो इसलिए ये एक फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, सेल्सियस C/5 बराबर फ़ारेनहाइट यानी F-32/9 बराबर केल्विन -273/5, ठीक है, इतना से ही ज़्यादा पूछा जाता है। और बराबर में एक और लिख सकते हैं R बराबर 4, ठीक है। तो अब यहाँ क्या पूछा है, फ़ारेनहाइट में दिया है ये, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट वाला है लेना है और केल्विन में बदलना है, तो ये वाला लेना है, ठीक है, यानी कि ये दोनों से बन जाएगा, ठीक है। अगर सेल्सियस में ये फ़ारेनहाइट में पूछा तो इससे बना लेना है, तो अभी फ़िलहाल किससे है ना, F-32/K-273/5 से इसको बनाना है, ठीक है। तो F फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 5 दे दिया है, तो F-32 बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर K-273/5, ठीक है। अब देखिए 32 है, 5 में से 32 से अगर माइनस करेंगे तो 27 5 32 होता है, तो 5 में 32 जाएगा तो -27 हो जाएगा, ठीक है। -27 ये 9 से काट दीजिए, 9 3 27, ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो K-273 बराबर 5 3 15 माइनस में यहाँ रहेगा, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा प्लस में, यानी 273 में 15 घट जाएगा, तो 275 में अगर 15 घटाते हैं कितना आता है 260, लेकिन 73 में घटाना है 15, तो 2 कम कर दिए 258, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 258 केल्विन, है ना, के बराबर हो गया 258, इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, है ना। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या होता है मालूम, देखिए प्रतिबिंब की संख्या निकालने में होता है 360 डिग्री बटा थीटा, यानी कोण का मान, ठीक है। तो 360 डिग्री बटा थीटा ये देना है। तो अगर ये यानी कि ये जो है अगर ये सम है, ठीक है, यदि ये इसका जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 360 बटे थीटा अगर सम है तो इसमें क्या है -1 करेंगे, ठीक है, यहाँ ये लिख लीजिएगा। अगर ये विषम है, ठीक है, अगर ये विषम है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या मान के चलते हैं ना, तो वो कितनी होगी, तो ये उसमें माइनस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि 360 बटा थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा 360 बटे थीटा का मान 75 है, तो 75 रखेंगे 360 बटे 75, ठीक है, 3n बराबर हो जाएगा 360 बटे 75। अब देखते हैं इसको, ये सम है या तो विषम है, ठीक है, इसको काटते हैं तो 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 15 तिया 75, 15 पचे 75 है ना, 15 पचे 75, तो 5 से इसको अगर काटेंगे फिर तो ये आएगा 5 चौक 20 और दशमलव 40, ठीक है, तो ये 4.8 आया, ठीक है। तो अब ये सम विषम किसको देखना है, तो ये जो दशमलव के पहले जो यानी पूर्णांक मान लेना है, तो पूर्णांक मान क्या है इसका 4 है, तो 4 सम है या तो विषम है, तो ये क्या है सम है, तो सम जब रहेगा तो
1 करेंगे, ठीक है। सम जब रहेगा तो -1 कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4 में से 1 घट गया, 3 प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना। अगर ये रहता विषम, यानी कि अगर मान के चलिए 3.8 रहता तो ये विषम रहता, तो विषम इसका आंसर 3 ही हो जाता, ठीक है। तो ये सम है, इसका पूर्णांक मान अगर सम आ गया तो सम में क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। -1 कर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रतिबिंब बनेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, यानी कि कार के दृश्यावलोकन यानी कि जो पश्च दृश्य देखने के लिए साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि गाड़ी में पश्च दृश्य देखने के लिए तो उत्तल दर्पण हो गया, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आ गया, तो आप कन्फ्यूजन वाला कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, देखिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ये सब क्या था कि कार के हेडलाइट में या तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता था, लेकिन दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसे याद कैसे रख लेना, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ताकि आपको भूलें और कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए दूरदृष्टि दोष, इसमें 2 लेटर आ रहा है, तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, है ना। देखिए उत्तल जो है 3 लेटर वाला, और निकट दृष्टि दोष में क्या, निकट में क्या 3 लेटर वाला आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए ये 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देता है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है किसके कारण, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय के समय या तो सूर्यास्त के समय ये जो दिखाई देता है लाल, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, उदाहरण से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना किसी कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। अब प्रकीर्णन के कारण जैसे ये लाल कैसे दिखाई दिया, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का जो है ये प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, बाकी सब प्रकीर्णित हो जाता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। अब यहाँ इसका ठीक अपोजिट होता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है ना, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम है। और सबसे जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम है बैगनी का, इसलिए बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पलायन वेग बराबर क्या होता है, यानी एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √10⁻²g⁻r, ठीक है। अब देखिए अगर ऑप्शन में अगर है जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस पर तो निर्भर करेगा, ये त्रिज्या पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला में तो निर्भर करेगा। तो पूछा है कि यहाँ दिया है कि वस्तु के द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान यानी m होता है, m तो यहाँ नहीं है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। और दिशा है, दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। अब प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करेगा। कैसे, देखिए जो स्थान है कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी से पलायन वेग का मान क्या है, अलग हो जाता है, चंद्रमा से पलायन वेग का मान अलग हो जाता है, तो स्थान पर निर्भर ये करता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है ना, प्रक्षेपण किए जाने स्थान पर ये निर्भर करता है। अच्छा, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, ये दोनों भी क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है ना। चंद्रमा से पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड,
और पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वाष्प में परिवर्तन ये क्या कहलाता है? तो जल के वाष्प में परिवर्तन ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है ना। इसका करेक्ट आंसर है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए दो परिवर्तन है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन वो होता है जो परिवर्तन के बाद फिर वापस उस अवस्था में लाया जा सके, और रासायनिक परिवर्तन हो जाता है कि जैसे परिवर्तन हुआ तो फिर वो वापस उस अवस्था में नहीं लाया जा सके। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से एक बार दही जम गया तो फिर वो आप दूध में नहीं बदल सकते हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जैसे जल का वाष्प में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प से फिर हम दोबारा जल प्राप्त कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना, ये कौन सा, ये क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ठीक है, अच्छा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है, याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी है ना। बैटरी जो होता है सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ क्या, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट है, निम्न में से अपसरभ तरंगे हैं। तो अपसरभ तरंगे कौन सा है? अपसरभ तरंगे हो जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे। देखिए तरंगे 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। श्रव्य तरंगे जो होता है वो होता है जो कि हम लोग सुन सकते हैं ना, ऑडिबल वेव, जो कि सुनने लायक है, वो होता है 20 हर्ट्ज से है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, ये होता है श्रव्य तरंगे। अब श्रव्य तरंगे हो गया 20 हर्ट्ज से नीचे, एक होता है प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंग हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ये प्राश्रव्य तरंगे होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? तो ऐसा उड़ सकता है इसलिए क्योंकि चमगादड़ स्वयं द्वारा निर्मित अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा क्या करता है? दिशा निर्देशित होते हैं वो। ठीक है, यानी कि चमगादड़ जो है स्वयं द्वारा निर्मित अल्ट्रासोनिक तरंगों यानी कि प्राश्रव्य तरंगे द्वारा निर्देशित होता है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अच्छा हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व है ना। घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और एक है हाइग्रोमीटर, इसमें आपको कन्फ्यूजन दोनों में हो जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से द्रवों की आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, ये है आर्द्रता है ना, ये है आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और ये है घनत्व, द्रवों का अपेक्षित घनत्व। इसे याद कैसे रख लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हाइड्रो है ना, हाइड्रो में क्या है? डी आ रहा है, तो डी से होता है डेंसिटी, तो घनत्व वाला जो हो गया वो हाइड्रोमीटर हो गया। द्रवों का अपेक्षित घनत्व अगर पूछे किससे मापा जाता है तो डी वाला हो जाएगा ना, डेंसिटी यानी घनत्व, तो हाइड्रोमीटर हो गया। और अपेक्षित आर्द्रता तो वो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात आई दूध से। ठीक है, देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये इस तरह से तैयारी करना है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न हो उसको भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आइए दूध। तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अच्छा 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब दूध से एक क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध उत्पादन से। अच्छा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन है। ठीक है, अच्छा दूध का जो रंग होता है सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, और पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण
तभी होता है जब तापों में अंतर होता है, जैसे तापमान में अंतर होता है 40 डिग्री सेल्सियस से कहीं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है ना, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर स्थानांतरण होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है। तो देखिए, स्थानांतरण जो है मुख्यतः 3 विधि द्वारा होता है, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। अच्छा, गैस और द्रव में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा आता है, तो गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा होता है ना, गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा होता है। और निर्वात में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा आता है, तो होता है विकिरण विधि के द्वारा होता है ना। निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से ताप जो मिलने पर पृथ्वी गर्म हो जाती है, वो किसके कारण होता है, तो विकिरण के कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारों के, देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिखते हैं ना विगयोर, है ना, VIBG, विगयोर। ठीक है, तो किनारे का रंग पूछा, ये 7 रंग होता है, किनारे का रंग पूछा है, तो ये कौन सा, वायलेट और रेड है, यानी कि बैगनी और लाल है। तो इसका आंसर हो जाता है बैगनी और लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखना है, VIBG, विग योर। ठीक है, तो इसमें क्या वायलेट हो जाता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन होता है, बीच में सबसे बीच में कौन होता है। देखिए 7 रंग है, तो इसमें 3 ये 3 इधर हो गया, तो बीच में कौन सा है, ग्रीन हो गया, है ना। तो इंद्रधनुष में बीच में सबसे रंग कौन सा होता है, तो ग्रीन होता है। अच्छा, इंद्रधनुष का जो, देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष बनता है, और एक द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग, है ना, रेड, प्राथमिक में, और सबसे नीचे बैगनी हो जाता है। ठीक है, ये बैगनी। और यही द्वितीयक में पूछा है, ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी ऊपर हो जाता है और लाल जो है ये नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आप एक याद रखिएगा सिर्फ प्राथमिक वाला, तो आपको आप आसानी से वहाँ पर टिक कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक याद रखिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो होता है लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। ठीक है, और किनारे में पूछे तो दोनों में वही होगा, बैगनी और लाल होगा, दोनों में आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष जो है ये बनता है विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, जो किसका होता है, तो ऊर्जा और कार्य का, है ना, इसका करेक्ट आंसर है कार्य। ऊर्जा और कार्य ये दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, अच्छा, कार्य की बीमा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्य की बीमा होती है ML2T-2, कार्य की बीमा और ऊर्जा की बीमा दोनों का एक ही होता है। ठीक है, कार्य की बीमा और ऊर्जा की बीमा ML2T-2 होता है। नेक्स्ट है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो वो कौन सा है, हीलियम नाभिक है। ठीक है, हीलियम नाभिक, अल्फा किरणें उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित अल्फा किरणें, तो अल्फा किरणें में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि किसी तत्व से एक अल्फा कण के निकलने पर क्या होता है, तो उसका परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी हो जाती है तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार किसका है, 4, तो ये है हीलियम का। ठीक है, तो यहीं से आंसर हो गया क्या, हीलियम नाभिक। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन गया, है ना। रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा कण की बात जैसे ही करें तो ये हो जाता है 2, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, ये निकल जाएगा, और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि हीलियम का। ठीक है, तो ये हीलियम नाभिक, इसका आंसर होता है हीलियम नाभिक, है ना। किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो हीलियम नाभिक। ठीक है, अच्छा, ये तो अल्फा कण निकलना, तो 2 अंकों की परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी हो गया और परमाणु भर में 4 की कमी हो गया। अच्छा, एक बीटा कण निकलने पर क्या होता है,
एक बीटा कण निकलने पर परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या समान रहती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक बीटा कण निकलने पर परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, द्रव्यमान संख्या वही रहती है। अच्छा, गामा किरण उत्सर्जित होने पर क्या होता है? तो एक गामा किरण निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, गामा किरण उत्सर्जन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण का है? तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरण का है और सबसे कम है अल्फा किरण का। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है ना। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा होती है mL/T-2 है ना। बल की बीमा mL/T-2, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, तो इसमें क्या है ना, कई जगह इसका आंसर दिया हुआ चांदी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। और चांदी क्या होता है? देखिए, न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु है चांदी। ठीक है, चांदी क्या है? सर्वाधिक विद्युत का चालक कौन सा धातु है? चांदी का है। सर्वाधिक ऊष्मा का चालक धातु चांदी का है। तो ये अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो अच्छा चालक है, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम? अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज की। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे अधिक यानी कि उच्च प्रतिरोधकता किसका होता है मालूम? उच्च प्रतिरोधकता मैग्नीन का होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता मैग्नीन का होता है। और मैग्नीन है क्या? तो मैग्नीन एक मिश्र धातु है मालूम। मैग्नीन एक मिश्र धातु है और तांबा मैग्नीज और निकेल का मिश्र धातु है मैग्नीन, जिसकी जो है उच्च प्रतिरोध सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता मैग्नीन की होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है। तो इसी में मैग्नीज का ये मिश्र धातु है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर मैग्नीज हो जाता है। रही बात चांदी की, तो चांदी की क्या सबसे अधिक विद्युत का चालक है चांदी, है ना। न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाले धातु पूछे तो वो चांदी है। न्यूनतम प्रतिरोध वाला विद्युत प्रतिरोध धातु कौन सा है? तो चांदी का है। चांदी की परमाणु संख्या कितनी है? तो 47 है। और चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag। ठीक है, Ag होता है। अच्छा, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मेक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। देखिए, गलनांक घटता मतलब क्या होता है? देखिए, गलनांक मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है। तो मान के चलिए कि कोई किसी का है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका गलनांक कम हो गया, यानी कि इसका जो गलनांक बिंदु है 2 डिग्री सेल्सियस पर जो पिघलता है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाएगा, यानी 2 से कम पे ही 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाएगा। तो ये गलनांक होता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होता है? किसी कोई वस्तु है, इस पर जब दाब बढ़ाएंगे ना, तो क्या दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। ठीक है, गलनांक घट जाता है, यानी कि ये मतलब कि पहले गल जाएगा, है ना, पहले ये गल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे समझिए। और एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए या तो 273 केल्विन बोलिए, ये जल का हिमांक बिंदु हो गया। अच्छा, बर्फ़ का गलनांक बिंदु क्या होता है? तो बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो यहाँ धातु ने किसी भी वस्तु या तो किसी भी तरंग की होगी, अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो इसमें अधिकतम चाल कितना होता है मालूम? जैसे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये सबसे अधिक होती है। इससे जो है किसी भी तरंग की चाल प्रकाश की चाल से अधिकतम नहीं हो सकती है। किसी भी तरंग की चाल प्रकाश की चाल से अधिकतम नहीं हो सकती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
है ना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रहों की उनकी कक्षा में, है ना, उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो वो गुरुत्वीय बल कहा जाता है ना, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। जब मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो वह यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें अगर बल में, तो 2 क्वेश्चन यहाँ अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में कैसा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होना चाहिए ना, इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अच्छा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत अपघटनी सेल। नेक्स्ट है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ठीक है, और ध्वनि की इकाई और भी है, जैसे डेसिबल, बेल और फोन, ये सब ध्वनि की इकाई है। ठीक है, ध्वनि की इकाई, ध्वनि की तीव्रता का ऐसा इकाई हो गया डेसिबल। अच्छा, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। इसे याद कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ध्वनि है ना, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि धैर्य ऐसे याद रख लिए है ना, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसे याद ऐसे रखिए, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का गति जो है सर्वाधिक किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम ध्वनि की गति होता है गैस में। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी आयाम और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का है? तो लाल रंग का है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का है। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया था, है ना, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और आज का क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।